भाई वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था छोटे छोटे से ही कॉन्सेप्ट से, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और आपके मेन अच्छी बात यह है कि न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत कम है। आपको मेनली फॉर्मूला याद रखने हैं और फॉर्मुलेस के बेसिस पे डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होंगे। जैसे मैं पूरे सारे प्रीवियस ईयर एम्स के और नीट के क्वेश्चन करा दूंगा वेव्स के। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्या था कि अगर कोई वेव सुपरपोज कर रही है, हमें नॉन कोहेरेंट वेव्स मिलेगी तो वो इंटरफेरेंस नहीं बनाएगी। लेकिन अगर हमारे पास कोहेरेंट वेव्स होगी तो फिर वो अगर सुपरपोज करेगी तो इंटरफेरेंस बनाएगी। कोहेरेंट वेव्स हम पास करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो आपको क्या क्या याद रखना था कि भाई सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की क्या क्या कंडीशन थी। कंस्ट्रक्टिव की कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए था और कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए था। सर फेज डिफरेंस 2 n पाई और जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा। भाई हमें पता है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी का फाइनल आंसर आएगा, एक तो इक्वेशन ये याद रखनी थी आपको, I1 + I2 2√I1 I2 cos फाइ। और मैंने कहा था कि मेनली हमारा डिसाइडिंग फैक्टर यही है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब हमारी जो नेट इंटेंसिटी है वो कॉस फाइ पे, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो भैया मैक्सिमम कब मिलेगा? जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? एक 0 डिग्री पे, उसके बाद 360 डिग्री, 4 पाए, 6 पाए। मतलब ये हो गया हमारे पास 2n पाए। और अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछूं तो हमें एक रिलेशन पता था बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। और वो क्या फॉर्मूला था? टू सर तो पाई सर पी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाइ। तो अगर हमारे पास 2 पाई का फेज डिफरेंस है या 0 का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0 का। 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा। 4 पाई का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 2 लैम्डा। तो हमें फॉर्मूला मिल गया था इसका n लैम्डा। बस ये छोटी छोटी चीजें ही आपको याद रखनी है, बहुत कुछ ज्यादा याद रखने के लिए नहीं है इसमें। उसके बाद अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाइ के लिए और पाथ्स के लिए क्या क्या कंडीशंस थी वो याद दिलाओ। सर फेज के लिए थी 2n-1 × पाई और पाथ के लिए 2n-1 लैम्डा/2। वेरी गुड। 2n-1 × पाई का मतलब है कि हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। वेरस इसके लिए कंडीशन थी 2n + -1 लैम्डा/2। मैंने कहा था कि अगर आप +-1 ले रहे हो तो n की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट नहीं होगी। माइनस के केस में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। प्लस ले रहे हो तो फिर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हो। चलो, तो यहां तो हो गई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। उसके बाद यार हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बेसिकली मतलब क्या है कि उधर एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। और इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली आई मिनिमम निकालूं तो आई मिनिमम होता है एम्पलीट्यूड के सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर। तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया था। याद है हमारे पास आ गया था आई A1 + A2, सॉरी A1 प्लस कह रहा हूं, A1/A2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। अब याद होगा अगर आपको, हमने A1/A2 को किसी चीज से आर। रिप्लेस कर दिया था। वेरी गुड। आर से। तो आर का फॉर्मूला आ गया था हमारे पास I1/I2। और फिर आपको याद हो मैंने ये भी डिस्कस करके बताया था कि I1/I2 बेसिकली हमारा विड्थ पे डिपेंड करेगा, स्लिट विड्थ पे। क्योंकि जितनी ज्यादा स्लिट विड्थ होगी उतनी ज्यादा लाइट रेज एंटर करेगी। और जितनी ज्यादा लाइट रेज एंटर करेगी मतलब उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। प्लीज सब लोग चेक करके बताओ यहां तक सारे फॉर्मूले याद आ गए आपको? यस सर। डन। यस सर। उसके बाद हमने फिर अपना मेन इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया था। फिर इंटरफेरेंस में हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मूले क्या आए थे कि भैया व्हाट विल बी द पोजीशन या व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना था ND λ/D। ये पाथ डिफरेंस किसके लिए होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट के लिए। वेयर डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए पाथ डिफरेंस? 2n - 1 D λ/d। ये होना चाहिए डार्क के लिए पाथ डिफरेंस। उसके बाद फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद दिलाओ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? सर λ D/d। वेरी गुड, ये सारे फॉर्मूले याद रख लेना। सिमिलरली अगर आपके पास पी की वैल्यू आ गई है तो क्या आप एक्स की वैल्यू बता सकते हो? एक्स की वैल्यू कितनी थी? मैंने शायद से फॉर्मूला उल्टा लिख दिया और किसी ने कुछ बोला भी नहीं है।
यस, मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है पाथ डिफरेंस का। भैया ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं था, ये पोजीशन का फॉर्मूला था। एक्स एंड एक्स, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। वेयरएज पाथ डिफरेंस का तो फॉर्मूला था हमारे पास, P इज इक्वल्स टू एक्स डी बाय कैपिटल डी। चेक करो याद आ गया या नहीं आया अब? यस सर। यस Done. सर। बस ये था हमारा मेन चीज। इसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और क्या थे, कि अगर मैं व्हाइट लाइट लूंगा तो मेरे पास इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये अभी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मैं, कि अगर व्हाइट लाइट लूंगा तो उसका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बनेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये दो कोहेरेंट वेव्स आ रही हैं और किसी एक कोहेरेंट वेव्स के लिए मैं बीच में एक स्लिट रख देता हूं, तो ऑप्टिकल पाथ की वजह से हमारी फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, जो मेन आपको याद रखना है। यहीं पे आपका इंटरफेरेंस खत्म। इसके बाद आ जाते हैं डिफ्रैक्शन पे। भाई डिफ्रैक्शन होता है हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि भैया व्हाट इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस। सबसे पहले सेंटर पे हमेशा कैसा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल सेंट्रल मैक्सिमा ही बनेगा। बिल्कुल सही, सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा डबल विड्थ का बनता है, ये चीज याद रखना, सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा डबल विड्थ का बनता है। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन पूछूं, तो भैया मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या थी, किस केस में मैक्सिमा मिलेगा और किस केस में मिनिमा मिलेगा। तो हमारा पाथ डिफरेंस अगर ए साइन थीटा लैम्डा के बराबर है तो इस केस में हमें मिनिमा मिलेगा, क्योंकि फिर पाथ डिफरेंस मिड पॉइंट के बीच में कितना होने लग जाएगा, लैम्डा है तो मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ूंगा और हर एक पार्ट के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 का। तो मतलब ये मिनिमा बनाएगा। याद आ गया आपको? यस सर। तो कंडीशंस क्या थी, एन लैम्डा। सिमिलरली मैक्सिमा के लिए था कि पाथ डिफरेंस हमारा ए साइन थीटा कम से कम 3 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, ताकि मैं इसको तीन पार्ट्स में तोड़ूंगा। और अगर मैं इसको तीन पार्ट्स में तोड़ूंगा तो हमारे दो पार्ट्स कैंसल आउट हो जाएंगे, वेरस एक पार्ट बच जाएगा और एक पार्ट हमारा मैक्सिमम बनाएगा। तो इधर क्या कंडीशन मिल गई हमें, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के बराबर। बस डिफ्रैक्शन में यही था, इससे ज्यादा नहीं था डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन भी चेक कर लो, इसमें भी कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। उसके बाद इन दोनों टॉपिक्स के बाद हमारा टॉपिक आ गया था जो मेन था, पोलराइजेशन। मैंने कहा था कि भैया पोलराइजेशन का मतलब कि लाइट रेज की इंटेंसिटी को बिल्कुल रिड्यूस कर देना, किसी एक कंपोनेंट को पूरा कैंसल आउट कर देना। तो पोलराइजेशन में हमारे पास अलग अलग तरीके थे। जैसे सबसे पहला तरीका था स्लिट से पास करना। स्लिट से पास करने का मतलब था टर्मिनल क्रिस्टल से पास कर देना। तो अगर इसमें याद हो कि ये मेरी एक वेव है, इसकी इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी अगर मैं आई नॉट ले रहा हूं, तो अगर मैं इसको सिंगल स्लिट से पास करूंगा तो मेरे पास इंटेंसिटी कितनी आएगी, सर हाफ हो जाएगी। आई हाफ नो। हो जाएगी, क्योंकि एक ही वाइब्रेशन पास कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं कोई दूसरी स्लिट रख रहा हूं और मैं कह रहा हूं स्लिट 1 और 2 के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है, तो भैया अब फाइनल इंटेंसिटी कितनी आएगी, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए था लॉ ऑफ मेलूज। लॉ ऑफ मेलूज के हिसाब से हमारा क्या था कि इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनिशियल इंटेंसिटी, जो हमारे पास I0/2 हो गई थी, इसको I1 लिख देता हूं, I1 × cos² थीटा। बस एक ये चीज थी। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम लाइट रे को पोलराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो। कि अगर हम अलग अलग एंगल पे लाइट रे फॉल डाउन कराएं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिल जाएगा कि जिसपे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों की दोनों कैसी हो जाएगी, ये दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी। याद आया आपको? यस सर। इसको मैं R1 लिख देता हूं, इसको R2 लिख देता हूं। तो R1 और R2 दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इस केस में हमारे पास लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी, तो ये जो वेव्स मिल रही हैं ये हमें बिल्कुल पोलराइज्ड वेव मिलेगी। तो ये एंगल कैसे कैलकुलेट करते थे कि ये एंगल कितना होना चाहिए जिससे ये दोनों परपेंडिकुलर मिले, फॉर्मूला याद है किसी को,
जिसे हमने लॉ का नाम दिया था ब्रूस्टर लॉ। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ वेरी गुड। कि कोलाइडिंग भैया एंगल। ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। एंड फॉर्मूला था 10 IP इज इक्वल्स टू न्यू। बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी थी, इससे ज्यादा वेव ऑप्टिक्स में आपको कुछ याद नहीं रखना है एक तरीके से। चेक करके बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अब तो मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं। यस सर। चलो डन। तो मेरे को 1 मिनट दो, मैं एक पेपर फटाफट फाइंड आउट कर लेता हूं, सारे प्रीवियस ईयर एम्स नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो डन। भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल ही मिल गया हमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो वेव्स हैं और दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है। हमारे पास दो वेव्स हैं I1 एंड I2 और इन दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो है हमारे पास 9:1। आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आई मैक्स टू आई मिनिमम, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। ऑप्शंस दे रहा हूं। 9:1, सेकेंड ऑप्शन 3:1, थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है 4:1 एंड द लास्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज 5:3। चलो कैलकुलेट करो, अभी अभी सारे फॉर्मूले डिस्कस करें। और भाई सब रिस्पॉन्ड करेंगे, दिवेश, ध्रुव, प्रशांत, दीक्षा। ये क्वेश्चन तो शायद से मैंने रेगुलर क्लास में भी कराया हुआ है। ध्रुव क्या बात है, आंसर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। चेक करने दो मेरे को आंसर सही है या नहीं। ध्रुव आंसर सही नहीं आ रहा है। सर सी। भाई वेरी गुड, करेक्ट आंसर आना चाहिए सी। कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी तो बताया कि आर की वैल्यू क्या होती है, A1/A2 या फिर रूट ऑफ I1/I2। तो सबसे पहले आप आर की वैल्यू निकाल लो। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। 3 आ जाएगी। नाइन यस इज सर। टू वन का रेशियो, ये हमारे पास आ गया 3। यार अगर आर की वैल्यू 3 आ गई है तो अभी आई मैक्स और आई मिनिमम अभी जस्ट ही तो फॉर्मूला लिखा। आई मैक्स इज टू आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या था? R+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R-1 का होल स्क्वायर। तो R+1 करूंगा तो मतलब 3+1, 3+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। R-1 मतलब 3-2, 3-1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो भैया हमारे पास आंसर आ गया 4:1। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था। चेक करो इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, रिपीट करना है? डन सर। डन डन। सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो वेव्स गिवन है, एक वेव की इंटेंसिटी है आई और जो दूसरी वेव है उसकी इंटेंसिटी गिवन है 4I। आपको बताना है आई मैक्स एंड आई मिनिमम। व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी? ऑप्शंस दे देता हूं इसके लिए भी फिर से। ऑप्शन है 5I एंड आई, ऑप्शन बी 5I एंड 3I, थर्ड ऑप्शन 3I एंड आई, एंड लास्ट ऑप्शन 9I एंड आई। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। तो इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इसमें हम रेशियो वगैरह नहीं गिवन है, हमें आई मैक्स टू आई मिनिमम निकालना है। तो इस केस में आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1/I2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम। नहीं तन्वी, आंसर सही नहीं आ रहा है।
भैया प्रशांत, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, वेरी गुड यार। भैया करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। चेक कर लेते हैं कैसे आया ऑप्शन डी। कि यार हमें पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस की वैल्यू +1 होनी चाहिए। तो I1 की वैल्यू आई +4i +2√, भैया 4i² कॉस थीटा की वैल्यू +1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5i +4i² का रूट करूंगा तो 2i, 2i × 2i, ये हो जाएगा 4i। तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 9i। अब मिनिमम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी का ऑप्शन 9i एक ही में गिवन है बस। मिनिमम इंटेंसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मैं शो कर देता हूं मिनिमम इंटेंसिटी के लिए भी। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हो जाएगा I1 i, I2 4i। लेकिन अब की बार आप यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखोगे -1, क्योंकि कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इस केस में हमारे पास आंसर मिनिमम आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी आई के बराबर ही आएगी। डन सर। भैया सबका कंप्लीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। यस सर। डन। अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे फुद्दू क्वेश्चन करा रहे हो, देखते जाओ कैसे कैसे फुद्दू क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि भैया व्हाट शुड बी दी पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑप्शंस देता हूं, मेरे ख्याल से फटाफट आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन गिवन है हमारे पास एन लैम्डा। दूसरा ऑप्शन गिवन है हमारे पास n × λ+1। थर्ड ऑप्शन गिवन है हमारे पास 2n + 1 λ/2। और फोर्थ ऑप्शन गिवन है n +1 λ/2। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के भेज दो भैया कौन सा आंसर होना चाहिए। इसका तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। डन भाई, वेरी गुड। हमें पता है डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस अभी किया था थोड़ी देर पहले, 2n + 1 λ/2 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। ये वाला तो हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए सही था, लेकिन ये हमारा ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है। डन। भैया डायग्राम आपको इस तरीके का गिवन है क्वेश्चन में। कि यहाँ पे हमारे पास स्लिट S1 है, यहाँ पे हमारे पास स्लिट S2 है, और ये दो हमारे पास कोहेरेंट वेव्स जा रही है। बीच में मैंने कोई एक ग्लास स्लैब रख दी है, और हमें इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस हमें गिवन है। कि ग्लास स्लैब की थिकनेस है हमें गिवन 500 नैनोमीटर्स। क्वेश्चन रिपीट। दो स्लिट से जो वेव्स निकल रही कोहेरेंट वेव्स, उसकी किसी एक वेव से हमने बीच में एक स्लैब रख दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस 500 नैनोमीटर्स। ऑप्शन देखो ऑप्शन क्या है। हमें फ्रिंज विड्थ के बारे में बताना है। नहीं सॉरी, हमें किसके बारे में बताना है? सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बताना है। सेंट्रल मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि भैया सेंट्रल मैक्सिमम जहां पहले बन रहा था वो अभी भी वहीं बनेगा, इट रिमेन्स अनशिफ्टेड। वेर सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि भैया इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। थर्ड ऑप्शन, इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स। फोर्थ ऑप्शन, भैया इट विल शिफ्ट डाउन बाय 10 फ्रिंजेस। चलो चेक करो। तन्वी गुड भाई, बाकी उसका भी वेट कर रहा हूँ आंसर्स का। बाकी लोग भी आंसर देना।
मतलब आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, क्योंकि कैलकुलेट तो कुछ करना ही नहीं था इसमें। यार मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, कि जब भी हम बीच में कोई एक डेंसर मीडियम की स्लैब रख देते हैं तो हमारे फ्रिंजेस हमेशा डिस्प्लेस कर जाते हैं। और वो किधर डिस्प्लेस करेंगे? तो मैंने आपको बताया था फ्रिंजेस की पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, मतलब जिसके रास्ते में हमने स्लैब रखा उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। सिंस मैंने S1 के रास्ते में स्लैब रखा है तो इसलिए ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अगर सपोज मैं नीचे वाले S2 के रास्ते में स्लैब रखता तो फिर कहाँ शिफ्ट होती? फिर नीचे शिफ्ट होती। लेकिन क्वेश्चन में हमें स्लैब ऊपर की तरफ गिवन है, तो हमारी फ्रिंजेस कहाँ शिफ्ट कर जाएगी? हमारी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। क्या सबको क्लियर हो गई है? ये वाली बातें याद रहेगी? यस Yes, सर। sir. डन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले ली हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेकिन अब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने रिप्लेस कर दिया है व्हाइट लाइट से। आई रिपीट, कि भैया हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली थी YDSC में, और अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया है व्हाइट लाइट से। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन, कि भैया नो फ्रिंजेस, हमें कोई फ्रिंजेस ही नहीं मिलेंगे, मतलब अब की बार इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। सेकंड, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ व्हाइट कलर, all bright fringes becomes white. थर्ड ऑप्शन, कि भैया all bright fringes have colors between violet and red. और लास्ट ऑप्शन, कि only central fringe is white and all other fringes are colored. चलो भैया सब लोग चैट बॉक्स में लिखो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। भैया अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड दीक्षा, सुहानी बहुत सही। डन तन्वी। दिवेश, ध्रुव। भैया तो हमें पता है, सबसे पहली बात, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट लूंगा तो हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमारी हर एक स्लिट से जो सातों की सातों कलर्स मिलेगी, एक रेड मिलेगी तो यहां से भी एक रेड मिलेगी, तो ये एक कोहेरेंट बनाएगी। यहां से एक येलो मिल रही है तो यहां से भी एक येलो मिलेगी, कोहेरेंट। यहां से एक ब्लू मिल रही है तो यहां से भी एक ब्लू मिलेगी, तो कोहेरेंट। लेकिन हाँ, इसकी येलो और इसका रेड ये कोहेरेंट नहीं मिलेगी। लेकिन भैया हमारे पास रेड रेड तो आ रहे हैं, येलो येलो और ब्लू ब्लू तो आ रहे हैं, तो मतलब फ्रिंजेस तो बनेंगे क्योंकि कोहेरेंट वेव्स तो मिल रही है। लेकिन अब क्या सारे फ्रिंजेस व्हाइट के बनेंगे? नहीं, सारे फ्रिंजेस व्हाइट के नहीं बनेंगे। क्यों? सारे फ्रिंजेस व्हाइट के लिए इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? ND λ/D, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो यार हमारे ये एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पे डिपेंड करती है। अगर सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, ब्लू की वेवलेंथ अलग, रेड की वेवलेंथ अलग, तो मतलब सबके लिए ब्राइट फ्रिंजेस अलग अलग पोजीशन पे आएंगे। सबके लिए ब्राइट फ्रिंजेस अगर अलग अलग पोजीशन पे आ रहे हैं तो भैया ओवरलैपिंग नहीं होगी और हमारा वो फिर से व्हाइट कलर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। एक बार चेक करके बता दो सबको समझ में आ गया ऑप्शन बी गलत क्यों है? मैंने उल्टा बोल दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, गलत है। यस सर। डन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव कलर्स बिटवीन वायलेट एंड रेड। भैया ब्राइट फ्रिंजेस के कलर वायलेट एंड रेड होंगे, बिल्कुल सही। लेकिन सारे ब्राइट फ्रिंजेस के कलर वायलेट एंड रेड होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सिर्फ वायलेट और रेड ही थोड़ी सुपरपोज कर रही है, येलो, ग्रीन, जो भी इसमें सातों 7 कलर्स होते हैं विब्योर के, वो सातों के सातों कलर्स मिलेंगे। लेकिन इसने कहा बिटवीन वायलेट एंड रेड तो चल रहा है,
लेकिन हमारा सेंट्रल फ्रिंज कौन से कलर का मिलेगा? वाइट। वाइट, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज के लिए, ये भी लिख लो, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा वाइट का ही बनेगा इन 7 कलर के केस में, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस सारी लाइट रेस का 0 आएगा। लेकिन इसने तो कहा कि सारे के सारे ब्राइट फ्रिंज कुछ ना कुछ कलर के होंगे। गलत, सारे के सारे ब्राइट फ्रिंज कलर तो होंगे, लेकिन सेंटर वाला अकेला व्हाइट का होगा, और अब बाकी सारे कलर्स के होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। तन्वी चेक करो, क्लियर है? सर यस सर। ओके डन। भाई सब लोग यहां तक कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। Done, sir. डन, चलो। मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही चल रहे हैं, फिर अभी एक आधा न्यूमेरिकल और भी कराना है, देखते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास क्या है, कि हमने ये एक लिक्विड लिया कंटेनर पे, वाटर, और इस वाटर के ऊपर है ना थिन ऑयल ड्रॉप्स बनी हुई है, ऑयल फिल्म बनी हुई है थिन, ऐसे पतली पतली ऑयल ड्रॉप्स बनी हुई है। तो हमें पता है कि जब हम इन ऑयल ड्रॉप्स को देखते हैं, तो इन ऑयल ड्रॉप्स में हमें 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको बताना है कि जो ये हमें 7 कलर्स, ये जो कलर्स मिल रहे हैं इन ऑयल फिल्म के अंदर, ये 7 कलर्स कौन से फिनोमिना के लिए वजह से मिल रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, तन्वी आपने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। कि ये जो हमारे पास थिन ऑयल फिल्म्स हैं, ये हमने वाटर सरफेस पे रखी हुई हैं, तो इनके अंदर हमें कलरफुल्स दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, कलरफुल फिल्म्स दिख रही हैं ये। तो इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन हमें गिवन है कि भैया क्या ये डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। सेकंड, क्या ये डिस्पर्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। ऑप्शन सी, क्या ये इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। और ऑप्शन डी, क्या ये पोलराइजेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो भाई वेरी गुड, लोग दो लोगों ने तो बिल्कुल छूटते ही आंसर भी दे दिया। हम वेरी गुड, दीक्षा, अंकिता वेरी गुड, तन्वी, कि हमें पता है, हमने टॉपिक पढ़ा है इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, कि जैसे एक डिस्क होती है, उसके ऊपर की कोटिंग भी बहुत पतली होती है, थिन होती है, तो उसमें भी 7 कलर्स दिखते हैं। सोप बबल्स, सोप बबल भी बिल्कुल ऑयल फिल्म की तरह हो गया, तो उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब में क्या हो रहा होता है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स हो रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस थ्रू दी थिन फिल्म्स। डन सर। डन, चलो अब एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट ट्राई करते हैं। आ जाओ भैया, लेट्स कम टू सम न्यूमेरिकल पार्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें हमने एक लाइट रे यूज करी है ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, और हमें डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स हम स्मॉल डी से डिनोट करते थे, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.2 mm। हमें डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड दी स्क्रीन गिवन है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते थे, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर्स। क्वेश्चन ने बोला है x0 पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा वाली पोजीशन को मैंने ओरिजिन ले लिया, x0 ले लिया। तो आपको बताना है कि थर्ड मैक्सिमा, भैया ध्यान देना, थर्ड मैक्सिमा हमारा कौन सी पोजीशन पे बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.67 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। चलो ट्राई करो। ध्रुव चेक कर लेता हूं, भैया वेरी गुड। प्रशांत आपका भी बिल्कुल सही। तो यार हमें पता है पोजीशन फॉर मैक्सिमा, उसने मैक्सिमा पूछा है, तो मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला अभी बताया था, क्या फॉर्मूला होता है, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब उसने थर्ड मैक्सिमा पूछा है, थर्ड मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू कितनी लेंगे, एन की वैल्यू 3 लेंगे। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है,
5000 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन थी, दैट इज 0.2 mm। तो 0.2 mm का मतलब है 0.2 इंटू 10⁻⁻3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर मीटर्स में आएगा, याद रखना, आपके पास आंसर मीटर्स में आएगा। तो उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, अपने आंसर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में गिवन है। तो यस, बिल्कुल सही सबने जो आंसर दिया कि फाइनल आंसर आएगा हमारे पास डी, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा डी, 1.5 सेंटीमीटर। डन सर। डन। चलो भैया, वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट रुको, लेट मी गिव द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। इफ चलो, इसी के बेसिस पे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यार YDSC में मैंने दो लाइट रेज ली है, एक एक करके दो लाइट रेज ली है। सबसे पहले मैंने परफॉर्म किया ब्लू के लिए, तो मेरे को ब्लू के लिए वेवलेंथ गिवन है 4360 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद मैंने ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ग्रीन कलर के लिए, और ग्रीन कलर के लिए हमें वेवलेंथ गिवन है 5460 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपको बताना है, इफ x is the distance, x is the basically position of fourth maxima, if x is the position of fourth maxima, तो from the center, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कि x of blue is equals to x of green। सेकेंड ऑप्शन, x of blue is greater than x of green। Third option, x of blue is less than x of green. And the last option, x by b, xb by xg is equals to 5460 divided by 4360। चलो ट्राई करो कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दो अलग अलग लाइट रेज के लिए। पहले एक बार ब्लू के लिए परफॉर्म कर दिया हमने, वेवलेंथ ब्लू की गिवन है 4360 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद हमने ग्रीन कलर के लिए परफॉर्म किया, उसकी वेवलेंथ भी हमें गिवन है, दैट इज 5460 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमें बताना है जो फोर्थ मैक्सिमा की पोजीशन बनेगी वो किसके लिए ज्यादा, किसके लिए कम, या कौन सा रिलेशन सही कौन सा रिलेशन गलत। चलो तो चेक कर लेते हैं भाई। पोजीशन का फॉर्मूला फिर से अभी तो वो डिस्कस किया, एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। ना तो मैं एन की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ना तो डी की वैल्यू, ना तो स्मॉल डी की वैल्यू। तो मतलब मेरा एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा मतलब उसका एक्स ज्यादा। तो इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ग्रीन कलर की। तो भैया ग्रीन कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एक्स की वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी, तो ए और बी को तो कट कर दो। मतलब बच्चों ऑप्शन सी या डी में से। लेकिन हमें पता है एक्स की वैल्यू वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं। लेकिन इसके हिसाब से तो एक्स की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन सी बचेगा। भैया चेक कर लो, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट। नो सर। नो चलो सर। डन। मेरे को एक मिनट दो प्लीज, इतने। चलो लेट्स प्रोसीड। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हमने एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ज्यादातर देखो क्वेश्चन वाईडीएससी पे ही आया हुआ है। हमने एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमें उसमें फ्रिंज विड्थ मिल रही है। फ्रिंज विड्थ इज ऑफ 0.4 mm। जब ये पूरा सेटअप हमने परफॉर्म किया है इन वैक्यूम, आई रिपीट, हमने वाईडी एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म किया वैक्यूम के अंदर, तो हमें ये फ्रिंज विड्थ मिल रही है, ये मिल रही है 0.4 mm। अब हमने क्या किया, इस पूरे वाईडीएससी सेटअप को, इस पूरे वाईडीएससी सेटअप को हमने इमर्स करा दिया है किसी एक लिक्विड में। इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। और मैंने सेटअप में कोई चेंजेस नहीं किए, मतलब स्लिट वेट, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। लाइट रे की वेवलेंथ वगैरह, मतलब जो कलर था वही सेम लिया है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ, व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भैया फ्रिंज विड्थ चेंज ही नहीं होगी, वो तो सेम रहेगी, फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन 0.3 mm। थर्ड ऑप्शन 0.53 mm, मतलब फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो गई है। और लास्ट ऑप्शन 540 माइक्रॉन्स। ओके तन्वी, सुहानी, गुड। देखते हैं भाई आगे बाकियों के। चलो भाई, तो लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। दीक्षा वेरी गुड। भाई ध्रुव, दिवेश, क्या दिक्कत है, तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं? चलो यार, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला चेक कर लो, आपको सारे आंसर्स वहीं से कंक्लूड हो जाएंगे। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। ना तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ना तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। लेकिन हमारी जो वेवलेंथ है, अगर आपको याद हो रे ऑप्टिक्स में ही पढ़ा था, वेवलेंथ क्या होती है, मीडियम के हिसाब से चेंज होती है। अगर मैं वेवलेंथ इन अ मीडियम कैलकुलेट करना चाहूं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ इन अ मीडियम? Sir, wavelength in vacuum divided by refractive index of the वेरी medium. गुड, वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यार जो मेरा फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम आएगा, वो भी यही हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब सबसे पहली बात, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज तो करेगी ही करेगी। तो आप वैसे भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे कि फ्रिंज विड्थ ना तो सेम रहेगी, फ्रिंज विड्थ ना तो इंक्रीज करेगी, भैया उसको डिक्रीज ही करना है। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, बाकी कैलकुलेट करके भी आंसर चेक करना ही करना है। तो फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था 4/3। तो यस, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 mm। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Done, sir. डन, वेरी गुड यार। मेनली दो और क्वेश्चन है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट से और हैं, फिर उसके बाद आपका ऑलमोस्ट ये वेव ऑप्टिक्स का पूरा रिवीजन खत्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक लाइट रे ली है। 1 मिनट रुको, इसके अंदर अगर मैं चेक करूं कि, एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो प्लीज, क्या इसमें करना है। कि हमें बोला हुआ है दैट इज ड्यू टू 23rd, ठीक है। भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू सेंट्रल के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। 1 मिनट, मैं फिर से, द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट एक्स पैटर्न ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द स्लिट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज। ठीक है, डन। भैया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ये हमारे पास स्लिट 1 है और ये स्लिट 2 है, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट है एम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मेरे को फर्स्ट मिनिमा चाहिए एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा,
तो भैया कितना कितना पाथ डिफरेंस या कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए? क्वेश्चन ने फेज डिफरेंस पूछा है कि कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में? मिड पॉइंट एंड S2 के बीच में। चेक करो क्वेश्चन क्लियर हुआ या रिपीट करना है? सर रिपीट कर दो। रिपीट। क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछ रहा है, देखो आपको क्या कंडीशन पता थी अभी तक? आपको सिर्फ यही कंडीशन पता थी कि डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ने एक तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला हुआ है, मैं ये लिखना भूल गया भैया, क्वेश्चन ने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला हुआ है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की। क्वेश्चन ने बोला कि हमें फर्स्ट मिनिमा चाहिए, तो आपको याद होगी फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हमने क्या लिखी है। लेकिन जो हमने फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लिखी थी वो S1 और S2 के बीच में होनी चाहिए, फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस S1 और S2 के बीच में होना चाहिए था। लेकिन इधर क्वेश्चन ने S1 और S2 के बीच में नहीं पूछा, क्वेश्चन ने किसके बीच में पूछा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन द मिड पॉइंट M एंड S2 हमें बताना है ये कितना होना चाहिए। तन्वी चेक करो, अब क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ऑप्शंस गिवन है π/8 रेडियंस, सेकंड ऑप्शन π/4 रेडियंस, थर्ड ऑप्शन π/2 रेडियंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज पाई रेडियंस। तो चेक करो कि हमारा भैया M और S2 के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होना चाहिए जिससे मेरे को फर्स्ट मिनिमा मिल जाए, फर्स्ट मिनिमा के लिए। चेक करते हैं यार। भाई वेरी गुड। यार अभी देखो फॉर्मूले पीछे ही लिखे, मेरे को बताओ डिफ्रैक्शन के केस में व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमा? भाई मिनिमा की कंडीशन थी कि पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? एन एंड लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट मिनिमा पूछ रहा हूं तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या है कि मेरे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। लेकिन ये पाथ डिफरेंस किसके बीच में होना चाहिए? S1 S2 के बीच में होना चाहिए। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? सर 2 पाई। 2 पाई का। तो अगर ये पाथ डिफरेंस S1 S2 के बीच में लैम्डा है, तो मैंने आपको यही तो समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि S1 S2 के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो इन दोनों लाइट रेस के बीच में, इन दोनों लाइट रेस को व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों लाइट रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाता है? लैम्डा/2। λ/2 का। तो मतलब मेरा M से लेके S2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए? λ/2 का होना चाहिए। तो चेक कर लो, सबसे पहले पाथ डिफरेंस की कंडीशन लिख रहा हूं। पाथ डिफरेंस फॉर MS2 ये हमारा λ/2 होना चाहिए। अगर लैम्डा के लिए 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो λ/2 के लिए कितने का फेज डिफरेंस आएगा? पाई। पाई का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया आपको? करेक्ट ऑप्शन इज पाई। डन सर। भाई एक बार सब लोग फिर से चेक कर लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो डन। तो एक थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं अब वो ले रहे हैं थोड़ा सा ब्रूस्टर लॉ पे। देखते हैं भैया आपको ये कर पाते हो या नहीं ब्रूस्टर लॉ पे। ये क्वेश्चन है कि भैया ये एक सरफेस को डिवाइड कर रहा है, ये ऊपर वाला सरफेस हमारा डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम रेयर मीडियम है। भैया क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट होगा शायद से इसमें। ये हमारी एक लाइट रे है जो फॉल डाउन कर रही है, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। भैया हमारे पास फिर ये लाइट रे बाउंस बैक कर गई, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ। लाइट रे बेंड करेगी अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमें मिल गई, ये वाला एंगल को लिख लो आप कि ये वाला एंगल है R' और ये वाला एंगल है R। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भैया रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड ट्रांसमिटेड रेज, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। angle between reflected ray and transmitted ray is 90 डिग्री। तो आपको क्या बताना है भैया? आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू।
value of critical angle. Options. First option, sine inverse of tan r. Second option, tan inverse of sine r. Third option, sine inverse of tan r dash. And last option, tan inverse of sine r dash. चलो भैया लगो काम पे. एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड ट्रांसमिटेड रे हमें गिवन है 90 डिग्री. सुहानी वेरी गुड. भैया सबसे पहला इसमें आपको इतना ज्यादा आप देखो दिमाग नहीं लगाना था. इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था ये भी अगर देखा जाए तो. ओके, पहले सब लोग आंसर दे लो फिर चेक करेंगे सॉल्व करके. अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा तो मतलब मैं कह सकता हूं ना ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली पोलराइजेशन हो रहा है. तो आपको ब्रूस्टर लॉ लगाना आता है. सबसे पहले आप ब्रूस्टर लॉ लगाओ. ब्रूस्टर लॉ कि कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आता है. यहां लिख रहा हूं, बहुत सिंपल सोल्यूशन था कि भैया अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 आई, तो इसको हम आईपी लिख देते हैं कि 10 आईपी पे बेसिकली हमारा 10 आईपी किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हमें लेकिन किसका लेना था भैया, नो रिप्लाई. एक बार खुद से ट्राई करो फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. भाई चाहे तो आप ब्रूस्टर लॉ से कर लो चाहे स्नेल्स लॉ से कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा. सिंपल ही कॉन्सेप्ट था. स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर मैं लगाऊं डेंसर मीडियम का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो. सपोज डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू ले लिया. रेयर मीडियम तो हम हमेशा एयर ही लेते हैं. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर डैश इज इक्वल्स टू, ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए जिसमें भैया रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, इनवर्स में चलता है. आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, तो आई हो रहा है डेंसर मीडियम में तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया नीचे. चेक करो इसमें कोई दिक्कत. No, नो. sir. अब हमारा साइन आई और साइन आर, भैया रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई और एंगल आर तो इक्वली होंगे. तो आप इसको क्या लिख दो, आप इसको लिख दो भैया, ये हो जाएगा हमारे पास साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आर डैश इज इक्वल्स टू 1/न्यू. अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि आर और आर डैश के बीच में एंगल 90 है. तो अगर ये एंगल 90 है, हमें पता है ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो क्या मैं लिख सकता हूं आर प्लस आर डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90. सब लोगों एक बार चेक करके बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई डाउट है. No, नो sir. सर. डन. तो यार मैं आर डैश को रिप्लेस करके लिख सकता हूं 90 माइनस आर, ताकि मैं उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकूं. तो मेरे पास अब इक्वेशन बनेगी साइन आर डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस आर इज इक्वल्स टू 1/न्यू. तो हमारे पास ये आ गया साइन आर बाय कॉस आर इज इक्वल्स टू 1/न्यू. तो हमें मिल गया tan r इज इक्वल्स टू 1/न्यू.
मेरे को आंसर आर के टर्म्स में निकालना था क्योंकि सारे ऑप्शन आर या आर डैश के टर्म्स में गिवन है। तो हमारे पास ये तो एक रिलेशन आ गया 10r का, कि 10r इज इक्वल टू 1/न्यू। अब आपको यार कितनी बार ये भी पता है क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाउ टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल मीडियम पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइन आई सी इज इक्वल टू 1/न्यू। तो साइन आई सी अगर 1/न्यू होता है तो 1/न्यू की वैल्यू तो हमारी इक्वेशन 3 के हिसाब से कितनी है, 10r के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10r। तो आई सी की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स ऑफ 10r। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, चेक करो इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो चेक करके बताओ। भैया सब लोग चेक करके बताओ। Done, sir. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इस केस में, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए करेक्ट। कोई डाउट नहीं है तो करें डन। Yes, sir. चलो भाई यस बढ़िया। सर। तो यार यहाँ तक है ना, अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेना, और क्वेश्चंस कुछ हो तो उनको रिवाइज कर लेना। वेव ऑप्टिक्स का आपके जितने क्वेश्चंस के पैटर्न बनते थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए। डन डन डन। अब बस एक चीज बची है जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो शायद से आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए करी होगी, वैसे तो बोर्ड एग्जाम से सिलेबस से डिलीट हो चुका था। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़नी है, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं देखना, और एक रिजॉल्विंग पावर का, रिजॉल्विंग पावर का। क्या ये दो चीजें पढ़ लोगे आप? Yes, sir. डन। तो ये दो चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, याद रखना। ये दो चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। बस फॉर्मूला पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ना कुछ कॉन्सेप्ट ना कुछ। तो बस यहां तक भैया वेव ऑप्टिक्स खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर के लिए करेंगे क्वेश्चंस, ड्यूअल नेचर या एटम्स के लिए। पहले कौन सा, ड्यूअल नेचर, तो ड्यूअल नेचर के लिए करेंगे। डन। Yes, sir. चलो डन। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। Thank you, sir. Bye, ओके। sir.